हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन राजस्थान। माय नेम इज़ हर्षवर्धन सिंह। हम आ गए हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के थर्ड वीडियो के अंदर। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उनमें हमने अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रहे कुछ भारतीय व्यक्तियों की बात की है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियों की बात की है, विज्ञान प्रौद्योगिकी में कुछ चीज़ें जो न्यूज़ में रही हैं उनकी बात की है। और अब हम इस सेक्शन के लास्ट पार्ट में आ गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो करंट अफेयर्स में रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट भी हैं, आपको ध्यान होने चाहिए। तो हम वापस आ गए एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक पर, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है, जैसे हमने अभी बात की थी। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य हैं और ये उभरती एवं विकसित अर्थव्यवस्थाओं की सतत विकास की मूलभूत परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाता है। तो जैसे हमने अभी बात की थी इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर, तो आपको ये यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष जो हैं वो बताए गए हैं। आप कमेंट करके यहाँ पे नीचे बता सकते हैं वीडियो में कि क्या नाम है। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स बैंक भी कहलाता है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना शंघाई के अंदर हुई है। ब्रिक्स देशों ने मिलकर विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के कोष आदि जो बैंक हैं, जो वित्तीय संस्था हैं, जो विकासशील देशों की जिनमें हिस्सेदारी कम है, उन सभी संस्थाओं के लिए एक तरीके से न्यू डेवलपमेंट बैंक काम कर सकता है, बहुत ही फायदे का, कि इसमें भेदभाव नहीं होगा। ये मुख्य तौर से इसी विचार से बनाया गया था कि ये जो प्रमुख मुख्य बड़े वित्तीय संस्थान हैं, इनमें यूरोप की या अमेरिका की बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी होने की वजह से विकासशील देशों की या छोटे देशों की बात कम सुनी जाती है और इसकी वजह से इनको जो है वो अमेरिका पे या यूरोपीय देशों के साथ जो इनके संबंध हैं उन पर निर्भरता रखनी पड़ती है ताकि इनको पैसा मिल सके। बट न्यू डेवलपमेंट बैंक में ऐसा नहीं होगा और इसी विचार के साथ में, इसी आइडिया के साथ में इसको शुरू किया गया था। 5 देशों के बीच में है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका, यानी कि सीधी सी बात है BRICS, ब्रिक्स संगठन, जैसा मैंने बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है और ब्रिक्स देशों के अंदर जो है वो बैठक होती रहती है। ब्रिक्स देश जो हैं वो आपस में सहयोग के लिए जाने जाते हैं और ये अनुमान लगाया जाता है कि 2050 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होंगी। इसलिए 5 देश जो हैं वो साथ आए थे और इसी को ब्रिक्स संगठन कहा जाता है। पिछले साल ब्राज़ील में इसकी बैठक हुई थी। ठीक है, अगली बात कर रहे हैं हम। 18 मई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है। आपको ध्यान होना चाहिए 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। क्या थीम रही है? म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। इस साल की जो 2020 की अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम रही वो रही म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ठीक है, और नेक्स्ट है रेहो टैगोर रोड। ये 7 मई को 169वें जन्मदिन पे भारतीय कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए इजराइल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखने वाली बात है, इजराइल ने ऐसा किया है। इजराइल ने जो है वो अपने यहाँ पर एक रोड का नाम जो है रहो कहा जाता है या रोड कहा जाता है, रोड को कहते हैं टैगोर स्ट्रीट, इसका मतलब हुआ इन्होंने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पे जो है वो इसको नाम दिया है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप मुझे बताइएगा कमेंट के अंदर लिखकर कि गुरुदेव जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर को टाइटल किसने दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो हम आगे बात करेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं उन्होंने भारत का राष्ट्रगान, जिसको हम जनगण मन के नाम से जानते हैं, और इसी तरीके से बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला, ये दोनों लिखे हैं। पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है एफडीआई। देश में एफडीआई के मामले में सिंगापुर ने मॉरिशस को पीछे छोड़ दिया है। तो हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं एफडीआई की, क्या होता है एफडीआई संक्षिप्त के अंदर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अगर हम निवेश की बात करेंगे तो 2 प्रकार का निवेश होता है।
एक होता है FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये जो होता है वो मुख्य तौर से किसी संस्था के अंदर, किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर जो पहले से बाजार के अंदर मौजूद है, फॉर एग्जांपल रिलायंस जियो है, आपने रिलायंस जियो के शेयर खरीद लिए तो आप एक तरीके से FII के अंदर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है वो निवेश कर रहे हैं। पर फॉरेन तो सीधी सी बात है, इसमें फॉरेन जुड़ जाने का मतलब ये हुआ कोई अमेरिकी कंपनी अगर भारत के अंदर रिलायंस जियो के शेयर खरीदती है या रिलायंस जियो में निवेश करती है तो इसमें जो है वो FII माना जाएगा। वहीं अगर कोई विदेशी कंपनी, जैसे कोई भी विदेशी कपड़ों की कंपनी भारत में अपनी कंपनी खोलती है, फैक्ट्री खोलती है, तो उसको FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। FII और FDI के अंदर फर्क मुख्य तौर से ये भी है कि FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के अंदर भारत में नौकरियां वगैरह बढ़ने में किसी भी तरीके से निवेश का जो है वो फायदा भारत को कम होता है। अगर कल को इस कंपनी को लगा कि भारत में निवेश जो है वो सही नहीं है, भारत के अंदर निवेश का उतना फायदा नहीं है, तो ये जो है वो अपना पैसा वापस भारत में से निकाल लेंगे और इसकी वजह से भारत को नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। वहीं FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर उस कंपनी ने यहाँ पर कारखाना खोला है तो वो रातों रात उस कारखाने को बंद करके वापस नहीं जा सकती। इसीलिए इस कंपनी के खोलने पर उस कारखाने को बनाना, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट जारी करना, वहाँ पर लोगों को रखना, ये सब भारतीयों को नौकरी प्रदान करने वाली गतिविधियां हैं। इसीलिए भारत सरकार FII के मुकाबले में FDI को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करती है कि विदेशी कंपनियां भारत में आकर FDI के माध्यम से निवेश करें। तो आपको ध्यान होना चाहिए FDI के मामले में सिंगापुर जो है, पहले मॉरिशियस से बहुत ज़्यादा FDI भारत में आया करता था, अभी ये सिंगापुर से आने लगा है और इसने जो है वो मॉरिशियस नाम से जो देश है उसको पीछे छोड़ दिया है। सिंगापुर की स्थिति थोड़ी सी देखिएगा, हिंद महासागर के अंदर है, वहीं मॉरिशियस भी हिंद महासागर के अंदर है, तो थोड़ी सी इसकी स्थिति जो है वो आपको देखने की आवश्यकता है। इस वित्तीय वर्ष के अंदर पिछले 6 महीने में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है FDI जो है वो सिंगापुर से आया है और ऐसा जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के आंकड़ों के मुताबिक है और इसने जो बताया है कि भारत के अंदर FDI आकर्षण सबसे ज़्यादा किया है भारत में सिंगापुर से और मॉरिशियस ने इसमें थोड़ा सा पीछे रहा है। तो आपको FDI और FII के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। आई होप दिस विल हेल्प यू। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं होल्डिंग फॉरेन कंपनी अकाउंटेबल एक्ट। ये अमेरिका में पारित हुआ है। होल्डिंग फॉरेन कंपनी अकाउंटेबल एक्ट के तहत चीनी कंपनियों को अमेरिकी प्रतिभूति विनियम से हटाने का प्रयास किया गया है। यानी कि जैसा आप नाम से थोड़ा समझने की कोशिश किया, फॉरेन होल्डिंग कंपनी अकाउंटेबल, ठीक है, होल्डिंग फॉरेन कंपनी अकाउंटेबल एक्ट, यानी कि विदेशी जो कंपनियों का निवेश है उसके माध्यम से उन कंपनियों की जवाबदेही तय करने की कोशिश की जा रही है इस बिल के माध्यम से और इसी को जो है वो अमेरिका ने पारित किया है। जैसा आपको ध्यान भी होगा, थोड़ा सा करंट में हम इसमें जाएंगे तो हम थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं कि जब कोरोना वायरस की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर बहुत सारी कंपनियों के शेयर गिरना शुरू हुए, जब कंपनियों का व्यापार ठप होना चालू हुआ तो बहुत सारी चीनी कंपनियों ने उन कंपनियों के विदेशों में जा जाकर शेयर खरीदना चालू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनियों के, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो UK में हो, चाहे वो इंडिया में हो, बहुत सारी कंपनियों की हिस्सेदारी में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ती गई या बढ़ना शुरू हो गई, जिसकी वजह से जो है वो इन कंट्रीज को विदेशी कंपनियों पे रोक लगाने की जो है वो आवश्यकता महसूस होने लगी। भारत में भी इस चीज़ को लेकर जो है वो मांग उठी और इसी के अंतर्गत भारत सरकार ने भी एक फैसला लिया था। भारत सरकार ने कहा कि अगर कोई भी पड़ोसी देश, भारत का पड़ोसी देश अगर कोई है तो उससे अगर कोई कंपनी भारत के अंदर निवेश करने की कोशिश कर रही है तो उसके लिए जो है वो अप्रूवल लेने की आवश्यकता होगी। खास तौर से ये जो है वो चीनी कंपनी को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। इसका एक एग्जांपल आपको ध्यान रखना चाहिए, HDFC बैंक के अंदर बहुत बड़ा स्टेक जो है वो चीनीज कंपनियों ने खरीद लिया था और इसकी वजह से जो है वो ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया था। नेक्स्ट है अग्नि एशिया क्षेत्र के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020 का पुरस्कार। ये भारतीय सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी पटना को मिला है। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020 का पुरस्कार किसे मिला है? भारत सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी पटना। नेक्स्ट है ईरानी मुद्रा तोमान। ध्यान रखिएगा, ये वन वर्ड क्वेश्चन है। ईरान जो है वो पाकिस्तान का पड़ोसी देश है। ईरान के भारत के साथ संबंध अच्छे रहे हैं।
पर ईरान की अर्थव्यवस्था काफ़ी सालों से जो है वो ख़राब चल रही है। इसके पीछे मुख्य तौर से कारण है अमेरिका की द्वारा लगाए गए जो है प्रतिबंध है ईरान पे बहुत सारे, क्योंकि परमाणु कार्यक्रम को लेकर इनके बीच में जो संधि हुई थी उससे अमेरिका पीछे हट गया और ईरान की अर्थव्यवस्था जो है वो अभी किसी अच्छी स्थिति में नहीं है। इस वजह से इन्होंने फैसला किया है कि अपनी जो वर्तमान मुद्रा थी उसको जो है वो परिवर्तन कर देंगे। रियाल जो इसकी पहले मुद्रा थी, आपको ध्यान रखिए, उसकी जगह तोमान जो है वो करने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट है टिड्डी प्रकोप। ठीक है, टिड्डी प्रकोप जो है ये सोमालिया से शुरू हुआ। सोमालिया में अप्रैल जून की अवधि में सूखे और संघर्ष के कारण तीव्र खाद्य असुरक्षा जो है वो लोगों के सामने आई है। टिड्डी प्रकोप जो है वो अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र से बढ़ता हुआ जो है वो सऊदी अरेबिया, उसके आसपास के क्षेत्र, ओमान, यमन और फिर पाकिस्तान से होता हुआ जो है वो भारत पहुंचा। इसके अंदर मुख्य तौर से जलवायु परिवर्तन को भी कारण बताया जा रहा है और इसके अंदर जो है वो टिड्डी प्रजनन जो क्षेत्र हैं उनके बढ़ने को भी जो है वो इसका कारण बताया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों पे खाद्य संकट आने की समस्या जो है वो आ गई है। जो देश बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं जैसे सोमालिया वगैरह, वहाँ पर खाद्यान्न को नष्ट करने के लिए टिड्डी को बहुत ज़्यादा जिम्मेदार माना जाता है। भारत के अंदर इस साल टिड्डी का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिला है क्योंकि शहरों के अंदर भी टिड्डियाँ इस बार आ गई थी जो कि न्यूज़ में रहा। पर अगर उससे पहले की बात करें तो टिड्डियाँ हमेशा से ही इन क्षेत्रों के अंदर, इन देशों के अंदर जो है वो हमेशा से कहर मचाती रही हैं। इनका बहुत ही बड़ा दल एक बहुत बड़े एरिया को, यानी कि तकरीबन जो एस्टिमेट्स बताए जाते हैं उसके हिसाब से 35,000 लोगों के खाने को जो है वो 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर जो है वो ख़त्म कर देता है। और इसी वजह से ये जो है वो पहले ही गर्मियाँ, मौसम, जलवायु परिवर्तन, तूफान वगैरह की वजह से कम होती हुई खेती को अगर टिड्डी जैसी आपदा आकर ख़राब करती है तो उसकी वजह से जो है वो मानव के लिए या आबादी क्षेत्रों के लिए खाद्यान्न की समस्या जो है वो उभरती हुई इन गरीब देशों के अंदर खासतौर से देखी जा सकती है। सोमालिया ने पहले ही 2020 में, फरवरी 2020 में इसके कारण जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी और यहाँ पर जो है वो दूसरा आपातकाल जो है वो अप्रैल में घोषित किया गया। तो आप देख सकते हैं कि टिड्डी एक बहुत ही बड़ी समस्या भारत में फिर भी नहीं है, पर पाकिस्तान और उससे जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर बढ़ते जाएंगे तो अफ्रीका तक जाते जाते बहुत बड़ी समस्या में तब्दील हो जाती है। लास्ट पे आ गए हम 100 विकासशील देशों का समूह है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो विश्व बैंक ने जो है कोविड-19 में वैश्विक संकट में, ठीक है, तो उभरने के अभियान के तहत 100 विकासशील देशों को, ठीक है, 160 अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। तो पूरी सहायता 15 महीनों की अवधि में दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने कहा था, तो विश्व बैंक का कार्य क्या है? विकासशील देशों को जो किसी ना किसी समस्या से जूझ रहे हों, जैसे एग्जाम्पल अगर हम शुरू से ही बात करें तो 1944 में जब IMF और विश्व बैंक का गठन हुआ था तो इसके पीछे कारण ही यही था कि जो देश विश्व युद्ध के दौरान बर्बाद हो गए थे उन देशों को जो है वो सहायता करने के लिए, उन देशों को वापस संकट से उबारने के लिए ही विश्व बैंक जैसे संगठनों की शुरुआत हुई थी। अब युद्ध तो नहीं होते, पर जो देश गरीबी से जूझ रहे हैं उन देशों को बहुत सारा धन, बहुत सारी संपदा अपनी गरीब वर्ग को उबारने के लिए, उनको मुफ्त अनाज देने के लिए, दवाइयाँ, बीमारियों वगैरह से लड़ने में ही खर्च हो जाती है। फिर ऊपर से आई प्राकृतिक आपदाएं जैसे टिड्डी वगैरह या कोविड जैसी समस्याओं के लिए इन देशों को जो है वो आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है और यहाँ पर विश्व बैंक जैसे संगठन जो है वो सहायता करते हैं और इसी क्रम में 100 विकासशील देशों के लिए कोविड-19 के अंतर्गत ऐसा किया गया है। आई होप यू लाइक the video. Thank you and please like, share and subscribe.